आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं कि कैसे 15वीं सदी में एक छोटे से यूरोपियन देश पुर्तगाल ने हिंद महासागर के अमीर तरीन व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमा लिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक छोटा सा देश जिसके पास न तो बहुत ज्यादा लोग थे और न ही जमीन, एक पूरे महासागर के सदियों पुराने व्यापार पर अपना कंट्रोल कर पाया। चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में एक जरूरत से। 15वीं सदी में यूरोप मसालों, रेशम और दूसरी कीमती चीजों के लिए पूरी तरह अरब और वेनिस के व्यापारियों पर डिपेंडेंट था। उन्हें चाहिए था एक सीधा रास्ता, और बस इसी खोज ने उन्हें भारत के तटों तक पहुंचा दिया। ओके, तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये समझने के लिए कि पुर्तगाली भारत आए ही क्यों, हमें पहले यूरोप की उस वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, मसला ये था कि जमीन के रास्ते पर तो ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसका मतलब था कि हर चीज कई बिचौलियों से होकर गुजरती थी, और यूरोप पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमतें यकीन मानिए आसमान छूने लगती थीं। पुर्तगाल ने इसी में एक मौका देखा। अगर वो समंदर के रास्ते सीधे सोर्स तक पहुंच जाएं, तो वो इस पूरे सिस्टम को बाईपास करके बेहिसाब अमीर बन सकते थे। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव तो दशकों पहले ही रख दी गई थी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने समंदरी खोज को खूब बढ़ावा दिया। फिर 1494 में टॉर्डेसिलस की संधि हुई, जिसने पुर्तगाल को पूरब की तरफ खोज करने का एक तरह से एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, मई 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा। तो ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। पहली बार यूरोप और भारत सीधे समुंदर से कनेक्ट हो गए थे। इस एक घटना ने ग्लोबल ट्रेड, पावर बैलेंस और हिस्ट्री का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। पुर्तगाली यहां सिर्फ बिजनेस करने नहीं आए थे। उनका तरीका बहुत अग्रेसिव था, और इसने इंडियन ओशन के सदियों पुराने शांति से चल रहे ट्रेड नेटवर्क में उथल-पुथल मचा दी। यहां से कहानी एक नया और थोड़ा हिंसक मोड़ लेती है। इसे समझने के लिए जरा उस वक्त के हिंद महासागर के बारे में सोचिए। वो एक खुला बाजार था, जहां अलग अलग देशों के व्यापारी शांति से लेन देन करते थे। लेकिन पुर्तगालियों का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो इसे कंट्रोल करना चाहते थे, और इसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटने वाले थे। और ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं ना, ये उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने आते ही ये क्लियर कर दिया कि वो यहाँ के लोकल रीति रिवाजों या व्यापार के नियमों की इज्जत करने नहीं आए हैं। वो अपने नियम बनाने और उन्हें सब पर लागू करने आए थे। तो उनकी स्ट्रैटेजी शुरू से ही बड़ी अग्रेसिव थी। जैसे वास्को डी गामा जब दूसरी बार आया, तो वो व्यापार से ज्यादा बदला लेने के मूड में था। उसने लोकल राजाओं को डराया, धमकाया, अरब के जहाजों को लूटा और जला दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद पेड्रो कैब्राल ने फैक्ट्री बनाई, और फिर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया, ताकि किलों के जरिए इस ताकत को और मजबूत किया जा सके। और इसी अग्रेशन के दम पर अब हम पुर्तगाली पावर के पीक पर पहुंचते हैं। उन्होंने एक ऐसी शानदार लेकिन बहुत ही क्रूर रणनीति अपनाई, जिसने उन्हें समंदर का बेताज बादशाह बना दिया। इस पूरे एम्पायर का जो असली आर्किटेक्ट था, वो था ये आदमी, अल्फोंसो दी एल्बुकर्क। देखिए, डी गामा ने रास्ता खोजा था, लेकिन एल्बुकर्क ने उस रास्ते को एक साम्राज्य में बदल दिया। उसकी सोच बहुत ही क्लियर और जबरदस्त इफेक्टिव थी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या भला? असल में इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। पूरी जमीन पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समंदर के मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं, तो आप पूरे समंदरी व्यापार को कंट्रोल करते हैं। ये एक नेवल स्ट्रैटेजी थी, जमीनी नहीं। तो उसने ये किया कैसे? उसने इंडियन ओशन के जो मेन चोक पॉइंट्स थे, जैसे पर्शियन गल्फ में हॉर्मुज और साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का, उन पर कब्जा कर लिया। उसने कोस्टल किलों का एक पूरा नेटवर्क बनाया और एक परमिट सिस्टम शुरू किया। मतलब उसके परमिट के बिना कोई भी जहाज व्यापार नहीं कर सकता था। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मूव आया साल 1510 में, जब एल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ये इंडियन जमीन का पहला टुकड़ा था जो इतने लंबे समय के लिए किसी यूरोपियन शासन के अंडर गया, और ये पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं दिखता।
पुर्तगाली दबदबा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चलिए देखते हैं कि इस मजबूत किले में दरारें आखिर पड़ी कैसे। अब इनके गिरने की वजह भी कई थीं। एक तरफ अंग्रेज और डच जैसी नई और ज्यादा पावरफुल यूरोपियन ताकतें इंडियन ओशन में आ गई। दूसरी तरफ पुर्तगालियों की अपनी ही पॉलिसीज, जैसे उनकी जबरदस्ती धर्म बदलवाने की क्रूर नीति, ने लोकल लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। और साथ ही ब्राजील में उनकी नई कॉलोनी ने उनका ध्यान और रिसोर्सेज एशिया से खींच लिए। तो ये टाइमलाइन एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। 1498 में वो आए, 1510 में गोवा पर कब्जे के साथ उनका सुनहरा दौर शुरू हुआ। लेकिन 17वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों और डचों ने उन्हें चैलेंज करना और हराना शुरू कर दिया, और 1663 आते आते तो मालाबार कोस्ट पर उनका कंट्रोल लगभग खत्म ही हो गया। तो आखिर में पुर्तगालियों ने भारत और दुनिया पर क्या छाप छोड़ी? उनकी विरासत सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और गहरी है। देखिए, उनकी लेगेसी के ना दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू की तरह। एक तरफ उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। जहाजों पर तोपें लगाना और बेहतर शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, ये सब गेम चेंजर थे। दूसरी तरफ उनका इतिहास धार्मिक क्रूरता से भरा है। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने यूरोपियन आर्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया, जिसका एक बहुत ही यूनिक रूप आज भी गोवा में देखने को मिलता है। लेकिन आखिर में उनकी सबसे बड़ी हिस्टोरिकल देन शायद यही थी। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, वो पहली विदेशी ताकत थे जो समंदर के रास्ते भारत पर हावी होने आए थे। उन्होंने यूरोपियन समुद्री साम्राज्यवाद के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने अगले कई सौ सालों तक दुनिया को शक्ल दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये थे कौन? क्या ये बहादुर खोजकर्ता और इनोवेटर्स थे जिन्होंने दुनिया को जोड़ा, या फिर बेरहम हमलावर जिन्होंने एक शांतिपूर्ण व्यापार नेटवर्क को तबाह कर दिया? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।